नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है मईशत, कौमी मईशत बमुकाबला अवामी मईशत। वैसे तो ये है कि दौर जदीद हो या दौर कदीम हो, हर किसी का जो सबसे अहम मसला होता है वो मईशत होती है। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मईशत को बड़ी अहमियत दी है और हुकूमत के दो बुनियादी काम होते हैं, एक अमनो अमान, लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा मईशत। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें ही खासी गड़बड़ का शिकार हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है इस वक्त दुश्मनों की उसकी जद में है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान को सफास्ती से मिटाना चाहता है, बार बार हमलावर होता है। दूसरी तरफ हमारे पसंदीदा मेहमान हैं जिनकी हमने 40 साल से ज़्यादा मेज़बानी की, अफ़गान, तालिबान, मुजाहिदीन, उनकी हमने 40 साल तक मेज़बानी की और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ। और आज वही तालिबान, वही अफ़गान जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लहर के अंदर गर्क करना चाहते हैं। फिर इस तरह के दीगर मामलात के अंदर पाकिस्तान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की शदीद तरीन सिचुएशन का शिकार है। और फिर मईशत आती है तो उसकी जो हालत है वो मैं क्या बयान करूं। तो आज हमने पाकिस्तान की कौमी मईशत बमुकाबला अवामी मईशत पर एक समझ हासिल करने के लिए, मालूमात लेने के लिए जो है वो एक इंतहाई मोतबर शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है। प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबानी साहब हमारे आज के मेहमान हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी IBA डिपार्टमेंट में उस्ताद हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, मईशत पर ही नहीं बल्कि सियासत पर भी नज़र रखते हैं और किसी भी मुल्क की मईशत जो है वो बग़ैर सियासत के नहीं समझी जा सकती। तो आइए इनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम जनाब। थैंक यू सर। वसीम सुबानी साहब। सुबानी साहब, अगर हम हुकूमत की और हुकूमत के मुआवनीन की बात सुने तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे दूध शहद की नहरें जो हैं वो बहना शुरू हो गई हैं और बस थोड़े ही अरसे के अंदर जो है ये मुल्क जो है मुआशी तौर पर एक बहुत अजीम मकाम पर फायज होगा। लेकिन हम अगर ग्रॉस रूट लेवल पर देखें तो अवाम जो हैं वो शदीद कर्ब का शिकार हैं। 40% से ज़्यादा जो अवाम हैं वो ख़तरे गुर्बत से नीचे हैं, ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। 2 वक्त की रोटी मिलना मुहाल है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें अदा करने के बाद कुछ भी बचता नहीं है जिससे ज़िंदगी गुजारी जा सके। लेकिन हुकूमत और उससे मुतल्लिक जो ज़राए इब्लाग हैं वो तो बिल्कुल दूसरी सूरत दिखा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक जो आपने स्टार्ट में तमहीद बांधी कि किसी भी मुल्क का जो स्टेबिलिटी है या उसका जो दुनिया में इज़्ज़त वक़ार है कि उसको इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग समझा जाए, तो वो सिर्फ दफ़ा या उसके जो अदारे हैं वो मजबूत होना नहीं है, उसको इकनॉमिकली भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। माजी करीब में अगर हम रशिया की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब USSR था तो एक बड़ा शानदार किस्म का ये मुल्क था और उनके पास एटम बम भी बहुत ज़्यादा थे, मिसाइल भी थे, हर तरह का असला भी था। तो क्या हुआ, एक गोरबाचोव आया और उनकी जो इकनॉमिक पॉलिसी थी उसने उसको तहस नहस किया और फिर देखिए उसके टुकड़े हो गए। और वही रशिया दोबारा अब इकनॉमिक पावर बनने की तरफ जा रहा था तो अमेरिका ने उसे स्नप किया और वो उसको यूक्रेन की वार में उलझा दिया। ये करंट सिनेरियो में अगर हम 4 या 5 साल का तकाबली जायज़ा लें, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद समझ लीजिए, ये हुआ ये है कि जब यूक्रेन की वार स्टार्ट होती है
उसने पूरी दुनिया में जो महंगाई का एक तूफान है वो बर्पा कर दिया। ओके। उससे पहले अगर आप देखें यूक्रेन वार से पहले, तो जो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो कमोडिटीज़ मुतासर होती हैं। जी बिल्कुल। गैस वगैरह, बिजली, कमोडिटीज़। तो अभी आपके कोई रिलेटिव या मेरे यार दोस्त या कोई अमेरिका या यूएसए से आते थे तो मुझे कहते थे हम $100 का नोट जेब में डाल के जाते हैं और ग्रॉसरी भर के हम ले आते हैं। अब ज़रा उनसे पूछिए वो $100 की ग्रॉसरी पूरी लेके आ सकते हैं घर? नहीं मुमकिन। या सेम द केस विद द यूके, क्या वो 100 पाउंड का $100 से ज़्यादा है तो क्या पूरा महीना गुजार सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हैं ये इंटरनेशनल अफेक्ट हुआ है। इसका मतलब है यानी ये जो महंगाई है, जो मुश्किलात हैं, दो तरह से इसको देखते हैं। अगर हम सारा उस पर डाल देंगे ना, जैसे हम पहले कहते थे जो पाकिस्तान में तूफान बदतमीजी आए जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है, तो ये इट्स नॉट ए राइट आंसर। ये तुम अपने ऊपर ना कोताहियों पे पर्दा डालने वाली बात। हम सारा कुछ उस पर डाल दें कि जनाब ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, फलां हो गया फलां हो गया, दिस इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। इसको दो तरह से देखते हैं। इंटरनेशनल क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रही है। वो हमारे सिपा सालार हों, हमारे वज़ीर आज़म हो, हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा हों, बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। देखें एक मिनट उस्मानी साहब, एक मिनट, बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं। वही मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, लेकिन हालात इतनी तेजी से चेंज होते हैं, एवरी डे यू हैव ए न्यू चैलेंज, राइट। मिसाल के तौर पर आपने सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई माहदा किया और पाकिस्तान में शादमाने बजाए गए कि जनाब अब पता नहीं दूध नहर की वो जो शहद की नहरें बहेंगी। कल अमेरिका ने क्या किया है, उन्हीं के साथ $1 ट्रिलियन का माहदा कर दिया है सऊदी अरब के साथ, और वो सऊदी अरब और वो बैठ के उन्होंने साइन कर दिया। और इवन उन्होंने जो इब्राहिमी अकॉर्ड है उस पर भी उन्होंने डिस्कशन की इजराइल को तस्लीम करने की। तो जो शहजादे थे उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर देखें ना वो ग्रेस है उनकी। उन्होंने कहा अगर फ़लस्तीन का 2 रियासती जो हल है उसको पूरी दुनिया, पूरे मुसलमान सपोर्ट करते हैं, अगर वैसा होता है तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है दुनिया के अमन के लिए। अब यानी अमलन उन्होंने अमेरिकी सदर की गोद में बैठकर इनकार कर दिया। मैं ये अल्फाज यूज नहीं, उनके पहलू में बैठ के। और सर पहलू देखे, मेरी बात सुने, जब आप जाएंगे तो पास ही बैठेंगे ना, वो तो नहीं ना कि आप बंदूक लेके मोर्चे में। लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। सर देखें इसी तरह ही होता है, आप उनके साथ बैठ के डिबेट करते हैं, इशू पे ग्रेसफुली बात करते हैं। ये थोड़ा होता है कि आप जैसे मैं अक्सर नाराज हो जाता हूँ, ऐसे नाराज तो नहीं ना होते। सर यही आप देखिए, इसी तरह के एग्रीमेंट आप कतर के साथ भी आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। उर्दन के जो शाह हुसैन है या हसन या हुसैन है, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे, उनको आपने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, सारा कुछ। तो ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, ये काम है जो गवर्नमेंट का मैक्रो लेवल पे। तो आप इसको माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी ठीक है, मैक्रो हमारी रुक जाए। जी 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 जी। ये जुलाई से अक्टूबर जो है, मैं उसी तरफ आना है पाशा साहब, पहले मुझे बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों 1 to 1 है और तो है कोई नहीं जिनकी बारी आनी हो। जी जरूर। अच्छा, अब मैंने देखा है कि गवर्नमेंट वहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रही है, एग्री। लेकिन जब हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट या आवाम की तरफ देखते हैं ना, तो कुछ मुसीबतें भी हैं हमारी, सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वहाँ जब मैं देखता हूँ, अब कोई सब्जी भी उठा के देख लीजिए, वो 100 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगी। आलू यहीं पैदा होते हैं, 100 रुपये kg हैं। कोई चीज़ आपके यहाँ सस्ती नहीं है। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे मेरी थोड़ी बहस हुई थी इसी बात पे। हमारा गवर्नेंस का इशू तो है, जो अवाम है ना उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारा रशिया के साथ एग्रीमेंट है, चाइना के साथ एग्रीमेंट है, एक्सचेंज कहाँ जा रहा है, उसका इससे कोई गर्ज नहीं है। जो मीडिया 40% नीचे है ना, या आप 80% कह लीजिए, उनका है रोटी, कपड़ा, मकान, किराए, गोश्त, अंडा, मुर्गी, दालें, इन पे सारा गुजारा है। अच्छा, अब इसका जो है कुछ तो इंटरनेशनल इफेक्ट आ गया, आई एग्री। लेकिन दूसरा इफेक्ट ये है कि जो अनवेल किस्म का यहाँ मुनाफाखोर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनको भी तो छुट्टी दी हुई है ना। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताइए, रोजाना सब्जी की एक रेट लिस्ट आती है, कितना उस पर अमल होता है? आपने छोटे गोश्त या मटन या बीफ के रेट फिक्स किए हुए हैं, तो आपको कौन सुनता है कि आप उस पर कंप्लाइंस करा सकें? सिर्फ चिकन का किसी हद तक कंप्लाइंस है, और वो भी डेली बेसिस पे। उसका पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई कि डेली बेसिस पे आप चिकन की प्राइसेस को अथल पथल कर रहे हैं और आवाम परेशान है। और भाई किसी इकोनॉमी में चले जाइए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, कुछ अरसे के लिए स्टेबिलिटी तो हो ना कुछ। बस आपने कहा जी चिकन की थ्रू आउट द मंथ ये प्राइसेस होंगी,
तो अवाम को सुकून तो आ गया ना। अब डेली बेसिस पे पैनिक क्रिएट हो रहा है, ओए ऊपर चला गया, अंडे नीचे आ गए। तो क्या गर्मियों को मुर्गियां खुराक खाना छोड़ देती हैं? गर्मियों को एयर कंडीशन भी चलते हैं और अंडे की कीमत कम है, सर्दियों को मुर्गियों के अंडे वही खुराक है, वही सब कुछ है, प्राइजेस ज्यादा है। तो ये हमारी नीयतों का भी फतूर है। अच्छा, एक आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हुकूमत को बेल आउट कर दिया, ये कह के नहीं बेल आउट नहीं किया, आगे तो सुन लीजिए ना। अब गवर्नमेंट का ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो मैक्रो लेवल पे तो हम पॉलिसीज बना रहे हैं, माइक्रो लेवल पे अवाम को रिलीफ देने के लिए ये जो इतनी शाही फौज रखी हुई हमने। अच्छा नहीं, ये उस पर हम बाद में आते हैं जी। हुकूमत जो है उसकी पॉलिसियां जो हैं, ठीक है, उसमें कहीं भी हमें नज़र नहीं आता कि अवाम के लिए रिलीफ हो। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, दुनिया में किसी जगह पर भी ट्रैफिक वायलेशन के जरिए रेवेन्यू जनरेशन की पॉलिसी नहीं बनाई जाती। ठीक है, जबकि हमारी प्यारी हुकूमत जिनके आप तारीफें कर रहे हैं जी, उन्होंने बकायदा ट्रैफिक वायलेशन को और ये जो सोर्स ऑफ अर्निंग बनाया हुआ है, उसका एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या जुल्म नहीं है? अच्छा भाई साहब, अच्छा अगले बिजली के बिलों में 13 से 17 किस्म के टैक्स हैं अदर देन प्राइस ऑफ। पेट्रोल पे आ जाइए, ऐसे ही पेट्रोल पे है जी, बिजली पे आ जाइए, दुनिया में कहीं भी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें करने के बावजूद गैस और बिजली की जो फराहमी है वो यकीनी नहीं है। आजकल तो यकीनी है नहीं कि आनी नहीं है, ये यकीनी है कि आनी नहीं है। ठीक है, यानी हर घर जो है वो गैस जो कनेक्शन है उसके साथ वो एलपीजी के सिलेंडर भी रखने पर मजबूर है। बिजली जो है अवाम ने एक सोर्स ढूंढ ली थी ये सोलर की, और सोलर की जो तबाही मचा रही है गवर्नमेंट, उसकी वो प्राइसिंग का सिस्टम करके वो अवाम दुश्मन सोच की अक्कास है प्रोफेसर साहब। तो आप इतने आराम से ये नहीं कह सकते। और आपने मैक्रो लेवल की बात की ना कि बड़ी अच्छी है जी, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। तो मैक्रो लेवल पे देख लें ऊपर की सतह पर क्या हो रहा है। स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट शाया की है पिछले दिनों में, तो उन्होंने बताया है कि जो करंट अकाउंट खसारा है 4 महीनों के अंदर वो 730 मिलियन के बराबर है। ठीक है, और ये डॉलर्स में बता रहा हूं, और ये 2024 के इन्हीं 4 महीनों के मुकाबले में 256% ज्यादा है। ये है मैक्रो लेवल पर हुकूमत की कारकर्दगी, जिसको आप बड़े प्यार में कहकर कि ऊपर ठीक हो रहा है, माइक्रो लेवल पे जो है वो गड़बड़ है। ऊपर के लेवल पर भी कुछ कारकर्दगी नहीं है हमारी हुकूमत की, डंग टपाऊ पॉलिसियां हैं, और ये हुक्मरान हमारे जो हैं सिर्फ अपना जवाब तलाश कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को जवाब देना कि भाई हम सही हैं। अच्छा जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने स्टैट्स दी हैं। हमारे यहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल थे, यहाँ कौन थे, डोनाल्ड लू साहब, बड़े मशहूर हुए जी। एक पार्टी के सरबराह ने उनका बड़ा मजमू में भी नाम लिया, फिर वो साइफर और लेटर आ गया और चला गया। उनको इसी चक्कर में ना उधर अमेरिका बुलवाया गया, आपको याद होगा, सेनेट में उनको बुलवाया गया और उनसे डिफरेंट क्वेश्चन किए गए और पाकिस्तान पे ब्रीफिंग का कहा गया। अब वो जो ब्रीफिंग थी वो उन्होंने जो की एज इट इज़ टेलीविज़न पे आ रही थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% आप अपने डेट्स और सर्विसेज पे देते हैं। मतलब आपने 10,000 अरब कमाया ना, तो 7,000 अरब आपने जो कर्जे वापस रीशेड्यूलिंग या वापस करने हैं, और उस पर जो सूद है उस पर अदा कर रहे हैं। और ये बीमारी आज इकट्ठी तो नहीं ना हुई, ये 88 से बीमारी इकट्ठी है और एक्यूमुलेटेड होती 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 इसमें आप 88 से अगर आगे चलें तो ज़ियाउल हक के बाद, उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी है, बाकी गवर्नमेंट भी हैं, तो सारी इक्वली बराबर की है ना उसमें शरीक। अब हुआ ये है कि जब भी हम IMF से पैसे लेते हैं तो मुख्तलिफ शराइत। प्रोफेसर साहब, ये एक
नहीं सर, बड़ा ये रियलिटी, ये आप एक बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऐसा लेम एक्सक्यूज है। मैं इस पर हम बात करते हैं अभी। नाजरीन, प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, हम प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कौमी मईशत बामुकाबला अवामी मईशत। प्रोफेसर साहब बड़े अच्छे अंदाज में, ज़ाहिर है पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, चीज़ों को अपने रुख से देखना, बयान करना और फिर अपनी बात मनवाना, ज़ाहिर है उनका शोबा ही ऐसा है। उस्ताद हैं और मतलब पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर है। लेकिन प्रोफेसर साहब, कर्ज़ों की आपने बात की, IMF की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये सारी स्टोरियां लगती हैं ना। फाजिल साहब देखिए, हम ना फर्ज करो एक हमारी इकोनॉमी बीमार है, यही है ना, हमारा मसले आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो ये तो नहीं ना कि आज के इश्यूज हैं, तो हम जब तक उसको पूरा उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। वो आपने वो लतीफ़ा तो सुना हुआ है ना, जो कुत्ता कुएं में गिर गया था तो हम पानी निकाल रहे थे, कुत्ते को बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो भाई मईशत का कुत्ता हमारे कर्जे हैं, तो जब तक आप इन कर्जों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, क्या कम से कम हमारे हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरानों ने कर्जे लेने में पिछली हुक्मरानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब कुछ तो होना चाहिए कि जनाब पिछले हुक्मरान जो है वो 1000 अरब रुपया कर्जा ले रहे थे, तो हमने जनाब 1000 की बजाय 800 लेना शुरू किया है। ये तो बढ़ते जा रहे हैं सर, तरक्की हुई ना। पहले 1000 ले रहे थे, ये 1500 ले रहे थे, तो इसको तरक्की कहते हैं। देखिए ये अच्छा चलें इन लाइटर नोट। अब पहले हमारा जो IMF से हम जो भी प्रोग्राम ले रहे हैं जिसका नाम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, अब उसमें हमने तय कर लिया है कि हमने बिजली उनसे पूछे बगैर सस्ती नहीं करनी, गैस उनसे पूछे बगैर सस्ती नहीं करनी, हमने पेट्रोल की कीमतें इस तरह तय करनी है इतने अरसे के लिए, हमने स्पैन तय कर लिया। इवन पिछले दिनों में एक बड़ा शोर गोगा हुआ था कि जो IPPs हैं उन्होंने जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किए है हम उसको रिविजिट करने जा रहे हैं, वो कोई खास उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आया। शुनीद है वो 2027 तक वो एंड हो रहे हैं और उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे। सुबानी साहब, वो तो होता रहेगा, लेकिन जो खुद सोलर के लोगों के साथ हुकूमत जुल्म कर रही है उसकी भी बात करें। आपके सोलर को हम अभी ठीक कर देते हैं। तो अब वो जो हम देखें ना, पॉलिसीज के इफेक्ट ही अवाम पे आने हैं ना। अब वो जो पैसे इतने हमारे ऊपर कर्जा जमा हुआ है, तो अब उसका निकलने का कभी कभी मुझे एक उम्मीद नजर आती है, वो उम्मीद सुन लीजिए। देखें, एक तो यह है ना कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, वो रातों रात नहीं होनी। हम आपकी एक्सपोर्ट 26-27 बिलियन डॉलर पे फिरती रहती है, इतनी रहती है। हमारा ख्वाब है हम इसको 40 बिलियन डॉलर पे ले जाएं, हमारे वज़ीर तिजारत, वज़ीर ख़जाना कहते रहते हैं। तो ये ओवरनाइट तो होना नहीं पाता, क्योंकि इंडस्ट्री 70 साल हो गए हैं और अब आप ओवरनाइट कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब इंज ना करो यार। सर जी, पॉलिसी बात, उसको ट्रेन को आपने डीरेल भी तो किया ना। जब पॉलिसीज बनने लगते हैं, उधर से जत्थे आ जाते हैं, उधर से जलसे शुरू हो जाते हैं, उधर से दहशतगर्दी, ये सारे सेगमेंट स्टार्ट होंगे, मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा। तो अब एक उम्मीद ये है कि आपने देखा कि हर साल हमारे कोई 7-8 लोग जो है ना पाकिस्तान से जा रहे हैं, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो आबादी है, क्या फिर बोलिएगा, हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, 7-8 लाख, ठीक है, सालाना जा रहे हैं। इंडिया किससे ज्यादा जा रहे हैं? वहां तो टेलीविजन पे बैठ के लोगों ने इनका लुट गए, मर गए, तबाह हो गए, ब्रेन ड्रेन हो गया। यार ब्रेन पैदा हो रहे हैं नहीं, एक मिनट, इंडिया के लोग जो बाहर जाते हैं सर, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से जाते हैं, एक नेचुरल पॉलिसी के तहत जाते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी मुल्क की मईशत जो है उसका वो बाहर बैठकर हिस्सा बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग यहां से जा रहे हैं वो ना उम्मीद होकर, मायूस होकर जा रहे हैं, खुशी से नहीं जा रहे। मसला ये है कि जब आपके टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे ना, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने नाउम्मीद ही होना है ना। आप सुबह शाम शुरू होते हैं 5 बजे से रात 10 बजे तक, आपने कोई चीज भी ठीक नहीं बतानी। मर गए, लुट गए, तबाह हो गए। कौन सी चीज ठीक है बता दें आप। अच्छा, मुल्क खत्म होने वाला है, बता दें कौन सी चीज ठीक है, वो बताने तो लगा हूं अगर आप सुनेंगे तो। अब जो लोग बाहर गए हैं, तो हमारी जो फॉरेन रिमिटेंस थी 1 बिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर पे चले गए। तो मेरा कोशिश थी कि कभी किसी से मकालमा हो तो उनको कहें कि यार जब आपकी 1 बिलियन डॉलर रिमिटेंस पर मंथ थी, 12 लाख डॉलर बनती है,
12 अरब डॉलर बनती है, तब भी हमारा गुजारा हो रहा था ना, अब 36 पे आ गए हैं, तो अगर खर्चा करते रहे तो अब भी गुजारा नहीं होना। तो इसका जो एक गैप है आप तय कर लीजिए, हमने हर साल 12, 13, 20 बिलियन डॉलर वापस करना है, उसका फ़ायदा पाशा साहब ये होगा, एक तो जो आपके कर्जे हैं वो कम होना शुरू होंगे, डेफिसिट, और उसके ऊपर जो होगा, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डेट सर्विस जो एक बहुत बड़ा चंक है, वो उसका बोझ कम होना शुरू हो जाएगा, तो एक प्रोडक्टिव काम हो जाएगा रादर देन यहाँ करना। लेकिन हुक्मरान तो इस चीज के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। पाशा साहब जो वो तो कर्जा बढ़ा रहे हैं, देखिए तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, उस तरफ यानी हम क्रिटिक थे इमरान खान के दौरे हुक्मरानी की कि बहुत कर्जा उन्होंने लिया है जी, बमुकाबला पिछली हुकूमत जो नून लीग की थी उसके मुकाबले में। तो हमारे नज़दीक नून लीग की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद हम ये 3-3.5 साल का जो अरसा देखते हैं, उसमें तो ये है कि उन्होंने इन हुक्मरानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जा लेने के। इस मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहा दें, जब तक गवर्नेंस मैकेनिज्म आपका फिट नहीं होगा, आवाम तक उसका इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा। कौन करेगा ये ठीक? गवर्नमेंट करती है, उस तरफ आए ना कि गवर्नेंस मैकेनिज्म फिट क्यों नहीं है। अच्छा, वो गवर्नर्स की बात हो रही है जी, तो ये पिछले दिनों जो एक शमा जुनेजो का केस चला था, अच्छा जी, वो पता है आपको? सर वो गवर्नेंस तो नहीं है। नहीं तो गवर्नेंस ही जाहिर करती है ना कि सर, आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपके साथ एक खातून बैठी हुई है। पर्सनल नहीं है सर, पर्सनल है सर, ये हाँ जी। पर्सनल चीजों को आप गवर्नर से बनाए सर। आप चुन चुन के केसेस लेके आते हैं। इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक में ये लिखा हुआ है शमा जुनेजो हम यहाँ बैठ के गवर्नेंस को जाहिर करता है ना। नहीं सर, कि वज़ारत खारजा कहती है हमें पता ही नहीं सर, ये है। मिसमैनेजमेंट है सर, ये मिसमैनेजमेंट है। गवर्नेंस और चीज है। गवर्नेंस ये है कि आपने जो पॉलिसी बनाए, फर्ज करो जैसे मैं एक हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट भी हूँ, चेयरमैन साहब ने मैं पॉलिसी बना के दी कि यार आपने हॉस्टल ऐसे चलाना है, बाकी आप अपनी चीज़ें ऐड कर लें। मैं हॉस्टल में बैठ गया, वार्डन साहब बैठ गए, अब हमने कंप्लाइंस के लिए क्लर्क और नीचे जो गार्ड हैं और जो नीचे नायब कासद है, मुख्तलिफ लोग हैं जो मैस इंचार्ज, उनको सबको गाइडलाइन देनी है। अब वो अगर इतने एफिशिएंट नहीं होंगे और मैं उनसे काम नहीं ले सकूंगा तो वो पॉलिसी बिल्कुल बेकार चलेगी। अच्छा, वैसे जी प्रोफेसर साहब बताइए जी, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में जिनके रेगुलर वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुए अभी तक? मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। नहीं है, यही गवर्नेंस है कि बहुत सारी सरकारी मशीनरी की पोस्टें हैं जहां पर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही। बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी हुआ है, हमने 3 नाम फाइनल किए, उनमें से एक साहब जिन्होंने ज्वाइन करना है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी नंबर 1 है। ये नालायकी है ना गवर्नेंस की? नहीं सर, ये आपको पता नहीं है? आप जब अपॉइंट कर रहे हैं बंदे को तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरी जगह पर भी अपॉइंट हो रहा है। तो पहले उसका मैकेनिज्म तय कर लीजिए ना, उसको रिफाइन किसने तय करना है? सर ये जो आपके कवानीन बनाए इनको बेहतरी की जरूरत है। किसने बेहतरी करनी है? मिसाल के तौर पर अब देखें ना, मैं आप पहले भी एक एग्जांपल दी थी, हम दूध वाले को पकड़ते थे, उसका दूध बहा देते थे, वो मोटे पे पर्दा रखता था, खुशी खुशी वापस चला जाता था। अब थोड़ी सी हीट दी है, उसको हमने जेलों में डालना शुरू किया। तो यही काम गोश्त, सब्जी और जो बाकी हैं उन महकमे में कीजिए। लेकिन खुदारा एक छाबड़ी फरोश को पकड़ने के लिए वो डबल कैबन मैडम भेजने की ज़रूरत नहीं है। उनसे अगर काम लेना है तो उनको को आवाम की सतह पर आएँ। ये जो आपने इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, लॉज लश्कर है, तो एक हम, अच्छा आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, सबसे पहले आप क्या करते हो? आप बजटिंग करते हो, आप अपने फाइनेंस कंट्रोल करते हो। गवर्नमेंट को चाहिए फाइनेंस कंट्रोल करें, इन अल्ले तल्लों से बाहर निकलें। ठीक, देखें ना, बाहर वो उनका वजीर खजाना स्वीडन की खातून थी, जा रही थी तो उसको किसी ने चाकू मार दिया, बेचारी जख्मी हो गई। तो बड़ी हमारे लिए तो स्टोरी थी ना। तो पता चला जी वो तो आम ट्रेन में सफ़र करती है, उसी से वापस आती है, उसके साथ कोई गार्ड नहीं है और उसको कोई पक्ष नहीं मिले हुए, कोई पर्सनल गाड़ी नहीं मिली हुई, कोई सेक्रेटरी नहीं मिला हुआ। तो जब असेंबली में वो हुआ कि इसको कोई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने पता है क्या कहा? वो जो खतून थी या बंदा था, उसने कहा अगर आप नहीं कर सकती, डर है तो घर बैठिए। देखो सर हमारे गवर्नेंस है सर, इसी में कह रहा हूँ ना, इसी तरफ आ रहा हूँ कि इतनी बड़ी जो फौज पैदा की हुई। अच्छा, फौज वज़रा के साथ नहीं रही, सफरा के साथ नहीं रही, फिर उसका इफेक्ट आ गया। अगर आप किसी महकमे के हेड हैं, सेक्रेटरी हैं, 2-2 गाड़ियां, गार्ड, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक, ये असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक ये बीमारी फैल चुकी है। इसको कंट्रोल कीजिए, अपने खर्चे कम कीजिए, ये असल अपने बात खर्चे कम कीजिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर शीट। उन खर्चों का फायदा आवाम तक पहुंचे। सर पाशा साहब देखिए, आज गवर्नमेंट
ये अनाउंस कर दे जितने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सारे महकमे के क्लर्क से ऊपर तक सब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, आज अनाउंस कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं विद इन 1 ईयर हमारे सारे जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं वो एक आउट क्लास स्कूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से बच्चे लोग उठाने पड़ जाएंगे। तो सर अभी तक तो ये फैसला ही नहीं हो सका कि मैं सरकारी मुलाजम हूं, मैं बरतानिया का वफादार हूं, कनाडा का वफादार हूं, अमेरिका का उठाया हुआ है, मैंने हलफ उठाया हुआ है और इधर आके मैं याशियां करने लगा हूं। तो हमें क्लियर कट पॉलिसी साहब एक ऐसे ही पाकिस्तानी एंड फॉर द पाकिस्तान साइड लाइन क्वेश्चन सर, गवर्नेंस का इशू है सर। हमारे यहाँ सबसे अहम जो तालीम का शोबा है वो मेडिकल है जी बिल्कुल। तो अभी तक हम इतने अरसे से MD कैट के मसाइल हल नहीं कर रहे, जो दाखिला एडमिशन है, तो ये क्या बैड गवर्नेंस की अलामत रही है? सर इसके मामले में मुझे इसलिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन ही नहीं लिया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, 2 हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनमें से एक ख्वाजा साहब हैं, उनसे मिलने कुछ लोग गए, ख्वाजा सलमान साहब जी, ख्वाजा सलमान साहब, उनसे मिलने कुछ बच्चे चले गए, कुछ डॉक्टर MD कैट के इशू पे जी, ये सेक्रेटेरिएट में मीटिंग चल रही थी, वो 2 घंटे बाहर बैठे रहे, तकरीबन कुछ 40-50 बच्चे थे। वो बाहर निकले, उन्होंने समझा शायद एहतजाज हो रहा है, तो उनको समझाया गया सर ये तो बेचारे मासूम बच्चे हैं, ये डॉक्टर है, ये जना हॉस्पिटल का है, ये जनरल हॉस्पिटल का है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा पहले बताओ ये अंदर किसने आने देता है इनको अंदर किसने आने दिया? और फिर वो बैठते बैठते बात सुनी, तो वो पहले इंक्वायरी होती रही कि ये डॉक्टर सरकारी जॉब पे हैं तो आए क्यों हैं, तो उनको समझाया गया भाई इनके बच्चे हैं, अपने बेटों बच्चियों के साथ आए हुए हैं, नोबडी टेक एक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर मरियम बीबी तक तो ये बात पहुंची नहीं है। फिर कोर्ट में गई है तो जज साहब जिनके पास लगी हुई थी वो जज आर्जी थे, वो चक्कर में थे मुझे परमानेंट कर दिया जाए, उन्होंने भी उसके अगेंस्ट फैसला नहीं दिया। तो वो इतना बड़ा अजाब है। और सबसे पाशा साहब सबसे दुख वाली बात यह है, हमारे मुल्क की जो सबसे मेहनती बच्चा होता है, जो 95% लेके एक मेडिकल कॉलेज में जाता है, इतने टेंशनों के बाद फिर 5 ईयर्स वो वहाँ पढ़ता है, फिर 1 साल हाउस जॉब करता है, और उसके बाद हाउस जॉब के बाद जब फ्री होता है तो उसको जो जॉब मिलती है वो 40,000, 35,000, 50,000 से ज़्यादा। और खर्चा कितना होता है? मैंने सुना है कि 26 से 28 लाख रुपए प्राइवेट सेक्टर में पर ईयर फीस है। सही बात? पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उसमें तो ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार रुपया साल की फीस है, वो तो मुफ्त पढ़ा रहे हैं। अब ये जो बेकदरी बेतुकीरी है, अच्छा अब फिर वो डॉक्टर जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम शोर डाल देते हैं, लो जी ओ जी ये जो बाहर चले गए हैं इनको पकड़ के बाउंड कर दें, फलां कर दें। ओ बेवकूफ़ो, अमेरिका के जो टॉप क्लास डॉक्टर हैं वो पाकिस्तानी हैं, और अमेरिकन डॉक्टर एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि वो गाहे बगाहे पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करते हैं। दे आर आवर एम्बेसडर। सेम द केस विद यूके, वहां हमारे डॉक्टर बैठे हुए हमारे एम्बेसडर हैं, पढ़े लिखे। वहां सबसे ज्यादा कौन है? इंडियन। अमेरिका में सबसे ज्यादा कौन है? इंडियन। नर्सें कौन है? इंडियन। इंजीनियर कौन है? इंडियन। IT एक्सपोर्ट कौन है? इंडियन। वो यहां से जाएंगे तो वहां उनको रिप्लेस करेंगे। यही मैं कह रहा हूं आपको प्रोफेसर साहब कि हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान। नाज़रीन, ये खुशखबरी है कि पाशा साहब ना मेरे से एग्री कर गए हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर। प्रोफेसर साहब, हम प्रोग्राम के क्योंकि इंतहा की तरफ जा रहे हैं, एंड की तरफ। अच्छा, वो MD कैट की वो एक बात है, वो दोबारा सुन लीजिए। सिंपल लफ्जों में केस बताऊं, मैं 2024 के एग्जाम में अपीयर हुआ। अपीयर होने के बाद मैंने एडमिशन मेरा नहीं हुआ। लेट्स अज्यूम मेरे 94% मार्क्स आए, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अगले साल मैं 2025 के एग्जाम में बैठा, वो पेपर आ गया मुश्किल, मेरे उससे भी कम एग्रीगेट्स बन गए। ओके। उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जो 2024 के मार्क्स है ना उसको आप कैरी ऑन 2025 में कर सकते हो। अब 2025 में पेपर मुश्किल आया, 94 कोई बच्चा पहुंचा, तो मैंने क्या किया, जब मैं नाकाम हो गया ना 25 वाले एग्जाम में, मैंने पुरानी अपने नंबर निकाले और वो सारी लाइन तोड़ के सबसे आगे आके कहता मुझे पहले दाखिला दो। हालांकि ये 2025 के बच्चों का हक था। ये किसकी कोताही है बताएं? सर देखिए, मेरे अपने बच्चे हैं 2024 वाले, मुझे उनसे कोई ये नहीं गिला शिकवा नहीं है, या मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं कहता हूं 2024 वाले बच्चे आए, 24 के एग्जाम में बैठे, कंपीट करें, सबसे आगे जाएं, जाके दाखिला ले लें। ये नहीं हो सकता कि आप कंपीट ही नहीं किया या हार गए और फिर आप सबसे आगे लगे, ये नाइंसाफी है। ये केस था सर। किसने किया है? अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, इसी पर आया। उन्होंने कहा, जब वो उस तरफ आ रहे ना, हुआ क्या, उन्होंने कहा जी कि PMDC के एक्ट फलां शिक में ये लिखा हुआ है कि दिस
ये जो कर नंबर सकते हैं। पॉलिसी है विल बी प्रोवेल फॉर 3 years, लिहाजा हम आपकी एप्लीकेशन को टर्न डाउन करते हैं, ये 3 साल इसी तरह चलेगा। और अगर ये एरर भी है तो इस एरर को गवर्नमेंट ने ठीक करना है। सर जी, जो मेरी पीएमडीसी वालों से मुलाकात हुई इत्तफाक से, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, मेरी वहाँ जो मुलाकात हुई, जो पीएमडीसी के प्रेसिडेंट हैं, साथ उनके लायर थे और 2-3 लोग, 2 सेक्रेटरी थे, ब्रिगेडियर साहब उनके रजिस्ट्रार हैं, वो भी बैठे हुए थे, डॉक्टर इजहार साहब थे, मैं भी साथ था। जब उनसे हमारी डिस्कशन हुई, वो प्रिंसिपली एग्री हुए कि ये एक्ट गलत बना हुआ है, लेकिन साथ उन्होंने कहा इसको 2 तरीकों से ख़त्म किया जा सकता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लाजमी बात है पार्लियामेंट बनाया, और दूसरा कोर्ट इसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये नल एंड वाइड। ये नल एंड वाइड क्यों कर सकती है? ये डिस्पैरिटी नहीं हो सकती कि आपके लिए और कानून है, मेरे लिए और कानून है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कोर्ट्स ने इस पे कोई फर्म स्टैंड लिया, और गवर्नमेंट तो वैसे ही खामोश बैठी हुई है, और पार्लियामेंट को इसको जरूरत तो नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे हुक्मरान, सर ये सारे हुक्मरानों का नहीं है, मसला ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, इसको टॉक ऑफ द टाउन बनाना पड़ेगा, हुक्मरानों तक बात को पहुंचाना पड़ेगा। जैसे आज है, अल्लाह करे हमारी आवाज मरियम बीबी तक पहुंचे और वो इस पे नोट्स लें। नहीं, लेकिन अदालत ने तो आपके खिलाफ फैसला दे दिया ना। खिलाफ नहीं दिया, उन्होंने कहा ये कानून है, गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट के कोर्ट में आ गई ना बॉल। तो गवर्नमेंट का काम है ना, इसकी लेजिस्लेशन करे, इसको मुअत्तल कर दे, इसमें तो कोई दूसरा नहीं है। और इसी केस पे सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, 2024 अपोजिट है। उन्होंने कहा जी 2023 वाले बच्चे 24 के लिए एलिजिबल नहीं है, कैटेगोरिकली कह दिया। तो अगर सिंध में ये फैसला हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? तो ये पंजाब के बच्चों के साथ नाइंसाफी। अच्छा, अब हम आते हैं आखिर में कि मईशत को, अवामी मईशत को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ क्या है? सर पहली तो ये है कि आप गवर्नेंस बेहतर करें, और ये जो फजूल खर्चे हैं, अब जैसे ही गवर्नमेंट बनती है ना, तो 2000 गाड़ियां नहीं खरीद लें जी, 1000 गाड़ियां नहीं खरीद लें जी, सबको पेट्रोल दे दें जी, सबको। सर इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो अगर आपके पास रोल मॉडल है बाहर का, या मॉडल आप बाहर से लेके आए हैं, तो सर वो जो एक कॉलोनियल सिस्टम है ना, जो गोरे हमें देके गए थे कि एक साहब होगा, बाकी बाहर खड़े होंगे, साहब अंदर मीटिंग चल रही है, साहब समोसे खा रहे होंगे ने, सर ये खत्म करना पड़ेगा। एक इनको सिंपल ऑफिसेस दीजिए, इनको अवाम के लिए आंसरेबल बनाइए। आप मुझे बताइए, आप एंकर पर्सन होने के बावजूद सीधा जाके चीफ सेक्रेटरी से मिल सकते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट? सही। किसी सेक्रेटरी से मिल सकते हैं? तो फिर वो अवाम को जवाबदेह कहां से हुए? ओके, एक और नंबर 2 सर, जितनी प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो गोश्त है, अंडे हैं, डबल रोटी है, जिसकी दी हुई है। अच्छा, पिछले दिनों में मरियम बीबी ने एक बहुत अच्छा, फिर आप कहेंगे जी मैं मरियम बीबी की वकालत कर रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने आटे की कीमत कम की, उन्होंने खुद छापे भी मारे, लेकिन तंदूर वाले नॉन बाई एसोसिएशन को काबू नहीं आए। अच्छा, वो भी नहीं काबू आए, और जो आसानी से काबू आ सकते थे वो डबल रोटी वाले थे, उन्होंने 10 रुपए कीमत कटाई है। ओ यार, वो कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, और उसका इफेक्ट देखो ना। अवाम को डबल रोटी सस्ती कर दो, अंडों की प्राइस कंट्रोल कर दो, गोश्त की प्राइस कंट्रोल कर दो, सब्जियां कर दें। अवाम का सर यही मसला है, आप इसमें रिलीफ दीजिए, और उसके बाद उस पर आ जाते हैं सोलर पे। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली आपको इंडोर्स करता हूं कि हमें सोलर पे अवाम दोस्त पॉलिसीज बनानी चाहिए, कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा है, मेरे पास 5-6 लाख रुपया है, मैं उसको जमा करता हूं और अपनी छत पे सोलर लगा लेता हूं, इस चक्कर में कि मुझे जो 40-50 हज़ार का बिल आता है या 30 हज़ार का बिल आता है, वो 5 हज़ार का रह जाएगा। 25,000 जो है मुझे मेंटली रिलीफ मिलेगा। सर जब आपका बिल ज्यादा आता है ना, अब मेंटली बड़े टॉर्चर होते हैं हर मंथ, तो मुझे ये रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं तो आपके साथ स्ट्रांगली एग्री करता हूं कि ये क्लियर कट पॉलिसीज बनानी चाहिए। अच्छा, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप, MBA की एग्जीक्यूटिव में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है ना, पहले अवाम की उसमें डिमांड देखी जाती है, मार्केट डिमांड देखी जाती है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं। मुझे बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चिकड़ी अवाम देखी डिमांड देखी गई है, लॉन्च कर दी हैं। अब इसके बाद वो किनको दिए गए हैं? ये मियाँ साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये मलिक साहब हैं। अब मलिक साहब चलें, आप आइए, आप गाड़ी ले आइए। इसका मतलब है प्रोफेसर साहब, तो किसी ना समझिए, नहीं, किसी ना किसी लेवल पे इन चीजों, देखें जब हम गुफ्तगू करते हैं उसका हरगज मतलब फसाद नहीं है, उसका मतलब है इस मुल्क को खूबसूरत और इस्लाह बनाना, बेहतर बनाना, उन तक आवाज पहुंचाना। हो सकता है उनसे ओवरलुकिंग हुई हो। वज़ीर आज़म साहब, मैं सोचता हूं कि मैं सुबह से शाम तक बिजी होता हूं, तो बहुत सारी बातें ओवरलुक हो जाती हैं। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के, जिनका एक एक लम्हा कीमती है, उनके जो नाक कान हैं,
सॉरी कान और जो आवाज़ है उनकी, वो उनके नीचे जो प्रोफेसर सेक्रेटरी हैं, साहब, प्रोफेसर आपने ओवरलुक की बात की। हजरत हमारे सामने जो रोल मॉडल है हजरत उमर सर। फारूक, उन्होंने कहा था कि अगर दरिया दजला के किनारे एक कुत्ता भूखा मर गया तो मुझसे उसकी भी जवाब तलबी होएगी। हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबहानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया Thank you, कि sir. आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।